और अब बात मिशन बंगाल की, जहां मोदी वर्सेस ममता है। ममता बनर्जी के बंगाल में दीदी को महिला और मुस्लिम वोट बैंक का अब तक बड़ा साथ मिला है और इसी साथ पर इस बार भाजपा बड़ी चोट करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 24 के चुनाव में मिशन बंगाल को भेदने के लिए बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 42 सीटों में से 2 से 18 पर पहुंची बीजेपी बंगाल में इस बार अपने लिए बड़ी जीत देख रही है और ममता बनर्जी के लिए बीजेपी की इसी उम्मीद को झटका देना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में 2 फेज के बाद जब बात तीसरे फेज की होगी तो यहां टक्कर कड़ी और बड़ी होगी। मालदा में भी हर तरफ यही गूंज है। फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन, जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाइयां बढ़ाई। ने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी और पहले 2 चरण के मतदान की प्रक्रिया खत्म होते ही शुरू हो गई है तीसरे दौर की तैयारी। आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 102 सीट पर देश के 21 राज्यों में मतदान हुआ। फिर दूसरे चरण में 88 सीटों के लिए 13 राज्यों में वोटिंग संपन्न हुई और 2 चरण के चुनाव खत्म होते ही शुरू हो गई है तीसरे दौर की तैयारी, क्योंकि इस बार चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, हर कोई न सिर्फ चुनावी बिगुल फूंक रहा है बल्कि अपनी अपनी जीत का दम भी भर रहा है। पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। देश भर में जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंच गए। बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। पहले लेफ्ट वालों ने
और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम। मोदी के मिशन पश्चिम बंगाल को समझना है तो पहले ये समझिए कि आखिर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम ने मालदा से ही क्यों की, क्यों दीदी की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तीसरे फेज में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद सीट पर चुनाव होने, और ये चरण तृणमूल, भाजपा और कांग्रेस के लिए अहम, क्योंकि पिछले चुनाव में हर 4 में से 2 सीटें मुर्शिदाबाद और जंगीपुर पर तृणमूल ने कब्जा जमाया था, जबकि मालदा उत्तर पर भाजपा और मालदा दक्षिण पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में मोदी बनाम ममता के दिलचस्प जंग है, जबरदस्त घमासान मचा हुआ, वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता की आंधी चलने वाली है, या फिर मोदी के लगातार बंगाल दौरों से बंगाल का समीकरण बदलने वाला है? आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जो ये ताप में तप रहे हैं, मैं विकास करके आपके इस प्यार को लौटाऊंगा। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता, मंत्री, तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। ममता सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में रोड़ा अटकाने वाली पार्टी बताते हुए इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर ले लिया। पश्चिम बंगाल की रैली में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास को लेकर पीएम मोदी ने जो दावे किए, उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो ममता दीदी की डबल एम वाले फैक्टर में एक हम को अपनी तरफ खींचने की तैयारी में। इसलिए पीएम मोदी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में संदेश खाली की घटना का मुद्दा उठाया, बल्कि पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी को इस बार घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था। ऐसे में संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने का मौका दे दिया। यही वजह है कि संदेश खाली की घटना के दूसरे दिन ही बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर गई है और टीएमसी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। शाहजहां को तो ममता जी गोद में बैठ करके झूला झुला रही थी, तो कैसे पकड़ा जाता? उनको पूरा संरक्षण ममता बनर्जी ने दिया हुआ था। जब देखा कि पानी अब नाक से ऊपर चले गया है, जब हम कोर्ट तक गए और उन्हें हमने फोर्स किया कि किसी भी तरह उसको प्रस्तुत करे, तब वो सामने आया है। और उनकी नवाबी आप लोगों ने देखी है, चाल में ढाल में। मगर हमने कह दिया था कि ये नवाबी जो है, ये जवाईपन जो है, वो हम उतार के छोड़ेंगे, और वो हमने उतरवा दिया। अब सीबीआई के हवाले हो गया है। अब जाकर के पता चलेगा कौन सा शाहजहां कहाँ का बादशाह। संदेश खाली का महिला लोग है, और संदेश खाली का जब तक विचार नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी घर में नहीं बैठेंगे। संदेश खाली का महिला को विचार देके ही घर में बैठेंगे। नारी लोगों का रक्षा नहीं दे पाया ममता बनर्जी ने, शेख शाहजहां को सुरक्षा दे रहा है, और नारी का चेकिंग, नारी का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है आज का सभा में आने के लिए। धिक्कार जनाई ममता बनर्जी सरकार। क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसी इतनी डेस्परेट है? इस डेस्परेटनेस का कारण क्या है, ये हम सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। आप लोग भी पता करिए। मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। मोदी मिशन बंगाल को पूरा करने के लिए क्यों बार बार महिला फैक्टर को मुद्दा बना रहे हैं, इसे कुछ इस तरह समझिए।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी ताकत मुस्लिम और महिला वोट बैंक है, जिसके सामने लेफ्ट से लेकर बीजेपी तक सामना नहीं कर सकी। ममता लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री इन्हीं डबल एम के दम पर बनी है। लेकिन संदेश खाली की घटना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए सियासी चुनौती खड़ी करने का काम किया है। डबल एम फॉर्मूले से सत्ता पर काबिज है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। जी हां, डबल एम फॉर्मूले से सत्ता पर ममता बनर्जी लगातार बनी हुई। ममता बनर्जी का मजबूत यह दुर्ग माना जाता है। ममता बनर्जी डबल एम फॉर्मूला यानी मुस्लिम और महिला वोट के सहारे बंगाल की सत्ता में अपना दबदबा बनाए हुए और 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट सेट किया है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी का हमला करने का मौका दे दिया। दूसरा पॉइंट कौन सा है वो भी आपको बताते हैं। ममता के एक एम पर पीएम मोदी की नजर लगातार बनी हुई है। जी हां, वो कौन सा एक एम है? जी हां, टीएमसी के डबल एम फॉर्मूले में से एक एम यानी महिला वोटों में सेंधमारी का काम बीजेपी कर रही है। इसी मद्देनजर पीएम मोदी ने बुधवार को नॉर्थ 24 परगना में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में संदेश खाली घटना के बहाने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बंगाल की माताओं बहनों को अपना परिवार बताया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन की तुलना गांधी जी के 3 बंदर से की और संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप रहने के लिए आलोचना भी की। वहीं महिला वोटर की बढ़ती भागीदारी कितनी परसेंटेज है वो जल्दी से आपको समझा देते हैं। 2014 में ये 53.3% थी। 2009 की बात करें तो महिला वोटर की भागीदारी 55.8% तक पहुंच गई और 2014 में और बढ़ोतरी हुई 65.5 और 2019 में यह आंकड़ा 66.9% तक पहुंच गया है। महिला वोट बैंक हमेशा ममता बनर्जी का वोट बैंक माना जाता है। यह वो पॉलिटिकल साइन है जिसके दम पर बीजेपी टीएमसी को बंगाल में परास्त करने के मिशन पर जुटी हुई है। बीजेपी को लगता है कि मोदी सरकार की नारी सशक्तिकरण, उत्थान और न्याय को लेकर किए गए फैसलों का असर है कि महिला मतदाताओं का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा। शायद यही वजह है कि बंगाल में पीएम मोदी ने महिलाओं के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। एक तरफ पीएम मोदी महिलाओं को साधने के लिए ममता सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं ममता बनर्जी के सदा ही फोकस रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने महिलाओं को लेकर मुद्दा बनाया था और नारा दिया था बांग्ला निजेर में के चाय। इसका अर्थ है कि बंगाल खुद की बेटी को चाहता है। इसी तरह से तीसरी बार सरकार के गठन के पहले ममता बनर्जी ने कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं शुरू की थी। कन्याश्री के तहत बालिकाओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 25 साल की उम्र में विवाह पर एक मुश्त राशि दी जाती है। एक बार फिर ममता बनर्जी महिलाओं को लुभाने के लिए हर दाव चल रही। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आशा बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रुपए की पारिश्रमिक राशि बढ़ा दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,250 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब अप्रैल से उनके वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आईसीडीएस हेल्पर्स को करीब 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अप्रैल से इनकी सैलरी में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 750 টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হলো। দুই হচ্ছে যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও 8,250 টাকার মতো পায় এরকম, তো ওদেরও 750 টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও 6,000 সামথিং পায় এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে 1 এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। एक तरफ जहां दीदी अपने डबल एम को संभालने का प्लान बना रही,
ठीक उसी तरह बीजेपी ममता के हर प्लान के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसका फायदा पहुंचाया जा सके। ममता बनर्जी सालों साल प्रतिश्रुति देते हैं, इलेक्शन के पहले सबको घूस देते हैं वोट खरीदने के लिए, यही उनकी तकनीक। फिर 2 महीने के बाद बोलेंगे अब पैसा नहीं है, बंद कर देते हैं। तो ये उनकी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, देश भर में कुछ विरोधी दल ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जनता इतना परेशान है, ना सुरक्षा है, ना नौकरी चाकरी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं की ना सुरक्षा है, इससे परेशान है लोग। यहाँ से निजात पाना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, लोग भूलने वाले नहीं है। बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भुलाकर इस बार 2019 लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहराना चाहती है। इसलिए बीजेपी बंगाल को लेकर काफी फोकस्ड है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक ही हफ्ते में पीएम मोदी के 2 दौरे कड़ी का एक अहम हिस्सा है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी दल भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए मोदी ने मिशन बंगाल को एक्टिवेट कर दिया। ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जिसकी विश्वास बहाली यहाँ नजर आ रही है। जो ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत के साथ 2011, 2016 और फिर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता। यानी बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके दम पर ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा में रोक दिया। लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में धमाकेदार जीत दर्ज की। उसके बाद 2021 में एक बार फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन वो दीदी के विजय रथ पर ब्रेक नहीं लगा पाई। बावजूद इन सब के मोदी की पार्टी ने बंगाल में लगातार पहले से ज्यादा बेहतर और बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका एक चेहरा यह भी है कि बंगाल में अब कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ये पार्टियां सिमटती जा रही हैं। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी और टीएमसी ने सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाया, बल्कि 2024 में भी बंगाल में अब सीधी लड़ाई इन्हीं 2 पार्टियों के बीच होती नजर आ रही। पिछले चुनावों में दोनों को जो वोट शेयर मिले हैं वही जीत का आधार बनेगा। एक को विधानसभा में जीत मिली तो दूसरे को लोकसभा में मिले। चलिए वोट शेयर के आंकड़ों पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं, किसका कितना वोट शेयर रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 16.8% था। विधानसभा 2016 में 10.2% था, घटा था यानी विधानसभा में। लेकिन लोकसभा 2019 की बात करें तो यह देखिए सीधा बढ़कर 40.2% तक पहुंच गया था। वहीं विधानसभा 2021 की बात करें वहां पर बीजेपी को 37.8% वोट शेयर उसका हिस्सा रहा था। चलिए टीएमसी का वोट शेयर जल्दी से समझ लेते हैं। 2014 में 39.4% था टीएमसी का, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं विधानसभा 2016 की बात करें तो यहां पर 44.9% था। यहां तो फर्क दोनों में देखने को मिल रहा है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में। लोकसभा 2019 में टीएमसी का वोट शेयर 43.3% तक पहुंचा था। यहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा 2021 की बात करें यानी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, यहां पर टीएमसी का वोट शेयर 48% तक पहुंच गया है। जल्दी से देख लिए बंगाल में किसका कितनी ताकत है वोट शेयर से। लोकसभा 2019 में देख लिए टीएमसी को मिले थे 43.3%, बीजेपी को मिले थे 40.2%, कांग्रेस को मिले थे 5.67%, सीपीएम को महज 6.28 और सीपीआई की बात करें 0.4। लेकिन विधानसभा 2021 की बात करें तो यहां पर टीएमसी लीड लेती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से 48% वोट शेयर जो थे वो टीएमसी के थे। बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था, जीत नहीं मिली थी, सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन वोटों में जो हिस्सेदारी थी वो 37.8% की थी। कांग्रेस महज 3% पे थी। सीपीएम का एक वक्त किला होता था, लेकिन अब महज देखिए 4.7% वोट शेयर के साथ सीपीएम का क्या हाल हो गया। वहीं सीपीआई की बात करें तो 0.2%। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर बंगाल फतेह करने पर है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के 18 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करके टीएमसी के किले में बड़ी सेंधमारी की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की आंतरिक बैठकों में 35 करोड़ वोटर्स का टारगेट सेट करने के बाद कह चुके हैं।
आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने भाजपा को रोकने के लिए खुद को पीछे कर लिया था और पूरा चुनाव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का हुआ था। यही कारण है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ भी पूरा गैर भाजपाई वोटर इकट्ठा हो गया है और उसका मत प्रतिशत उछलकर 48.02% तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह है कि जो मुस्लिम वोट टीएमसी को एक तरफा मिलता था वो दूसरी पार्टी के पाले में जा गिरा। हाल ही में बनी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने मुस्लिम वोटों को अपनी ओर शिफ्ट कर ममता दीदी की नींद उड़ा दी। कुल मिलाकर कहें तो ये आंकड़े कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू और मुस्लिम वोटर्स ने कब कब किसका कितना साथ दिया है।